टू सेक्टर्स इकोनॉमिक में जो है हाउस होल्ड और बिजनेस, इनको इंक्लूड किया गया है। हाउस होल्ड में होता है जो हम ऑनर्स को लिया जाता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के हैं। हाउस होल्ड आर द ऑनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस एंड प्रोवाइड फैक्टर्स सर्विसेज टू बिजनेस। हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें हम लैंड को लेते हैं, कैपिटल को लेते हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप इसको लेते हैं, और जो प्रोडक्शंस के लिए जो है वो फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं और अपनी आजीविका को कमाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेजेस लेते हैं, रेंट होता है, ये इनका रिवार्ड होता है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। वेजेस जो है वो लेबर का रिवार्ड है, रेंट जो है वो बिल्डिंग का है, इंटरेस्ट कैपिटल का और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर का है। तो हम ये फैक्टर्स जो है वो प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। इन एडिशन द हाउस होल्ड्स आर द कंज्यूमर ऑफ फाइनल गुड्स, और यही जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो हमारे जो हैं कंज्यूमर होते हैं फाइनल गुड्स और सर्विसेज के, जो भी कंट्री में बिजनेस के थ्रू जो प्रोड्यूस की जाती है उनके यही लोग जो होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं। द अदर हैंड द बिजनेस परचेजर फैक्टर एंड सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड। तो बिजनेस तो जो है वो हाउस होल्ड से फैक्टर परचेज करता है और ये फैक्टर्स जो हैं वो बिजनेस से जो है वो गुड्स और सर्विसेज जो है वो परचेज करते हैं। तो दोनों एक दूसरे पे, इन दोनों की इंटरडिपेंडेंस होती है और गवर्नमेंट का किसी स्टाइल का कोई भी इंटरफेयर जो होता है वो इस इकोनॉमी में नहीं होता है। गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती है, गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले नहीं होता इस टाइप की इकोनॉमी में। टू सेक्टर इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट किसी भी एक्टिविटी में नहीं होती है। इट कंप्राइज्ड एक क्लॉज इकोनॉमी हो सकती है जिसमें किसी स्टाइल का कोई फॉरेन ट्रेड नहीं होता है, नो एग्जिट, नो एंट्री, नो एक्सपोर्ट एंड नो इंट्रोन होता है। और कंटेंट नो प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, इस वजह से कोई सेविंग नहीं होती है। जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है एटलीस्ट वो का सारा प्रॉफिट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो किसी स्टाइल का कोई भी रिजर्व प्रॉफिट जो है वो नहीं रखा जाता है। प्रॉफिट अर्न बाय ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटेड डिस्ट्रीब्यूटेड, सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। कीप्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन टेक्निक कांस्टेंट। सब कुछ इसमें कांस्टेंट माना है, प्राइस कांस्टेंट है, जो भी गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसके प्राइस वही के वहीं रहेंगे। उसके बाद टेक्निक जो होती है वो भी कांस्टेंट होती है। थ्रू द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है तब तक प्राइस कांस्टेंट रहते हैं। कीन्स बिलीव दैट देयर इज़ टू मेजर फैक्टर्स डिटरमाइन द नेशनल इनकम। कीन्स के अनुसार दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो नेशनल इनकम को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ एग्रीगेट सप्लाई एंड सेकंड इज़ एग्रीगेट डिमांड। और जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाती है वहीं पर जो होता है नेशनल इनकम का जो है डिटर्मिनेशन हो जाता है। तो इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो उसको एक्सप्लेन की गई है। एस जो है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि किसी कंट्री में कितनी वस्तुएं पैदा होती है और कितनी सेवाएं पैदा होती है। उन वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को एस के नाम से जाना जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इन कमोडिटी की कंट्री में जितनी भी सप्लाई होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, इट इज़ नॉन एज एस। इट कंप्राइज द कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज द प्रोड्यूसर गुड्स। इसमें हम दोनों प्रकार की वस्तुओं का समावेश करते हैं, कंज्यूमर गुड्स का भी और प्रोड्यूसर्स गुड्स का भी। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज़ मल्टीप्लाई बाय द रेस्पेक्टिव प्राइस। जितने और सेवाएं जो हम प्रोड्यूस करते हैं उनको उनके प्राइस जो होता है उससे एटलीस्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और फिर उन गुड्स और सर्विसेज की जो है वो वैल्यू निकाल ली जाती है। तो ये जो टोटल वैल्यू आती है वो टोटल नेशनल आउटपुट कहलाता है। और नेशनल आउटपुट जो है वो एग्रीगेट है टोटल सप्लाई का इन द फॉर्म ऑफ मनी, कि मुद्रा के रूप में कितनी सप्लाई की गई, कि इसके अनुसार इसी के बिहाफ पर जो है वो एस कर्व जो है उसका डिटर्मिनेशन किया जाता है या उस कर्व को ड्रॉ किया जाता है। और इसकी अजम्पशंस है कि टोटल इनकम इज़ इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर। जितनी हमारी टोटल इनकम होती है वो टोटल एक्सपेंडिचर्स के बराबर होती है। इन अदर वर्ड टोटल इनकम अर्न इज फुली स्पेंड, कि हम जितना कमाते हैं उतना खर्च कर दिया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो किसी भी स्टाइल की सेविंग जो है वो कंट्री में अवेलेबल नहीं होती है। एग्रीगेट इनकम इज़ इक्वल टू कंजम्पशन एंड सेविंग। तो इनकम होती है वो हमारे कंजम्पशन और सेविंग के बराबर होती है। देयरफॉर एस शेड्यूल इज़ यूजुअली सी प्लस एस जो है उसी के नाम से जानते हैं।
और इसका दूसरा नाम है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि ऑलमोस्ट सेविंग अगर नहीं है कंट्री में तो ये एई के नाम से डिनोटेड होगा। सेकंड फैक्टर आपका एग्रीगेट डिमांड। एडी जो है वो आपकी इफेक्टिव डिमांड्स है और इट इज़ इक्वल टू द एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स, जो भी हम कुल खर्च करते हैं वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर, एटलीस्ट वही हमारी एडी होती है। इफेक्टिव डिमांड रेफर टू द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन एन इकोनॉमिक ऑन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इकोनॉमिक में जितना वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा पर उपभोक्ताओं के द्वारा खर्च किया जाता है उसको एडी के नाम से जाते हैं। एडी में जो होती है वो टू कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला हम कंज्यूमर गुड्स को परचेज करते हैं और दूसरा कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन एंड जो होता है कैपिटल गुड्स, उसको हम इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो जिन वस्तुओं और सेवाओं को हमने उपभोग के लिए ख़रीदा है वो सी के नाम से जानी जाती है। और हम ऐसी वस्तुओं और सेवाओं में भी वो उपभोग करते हैं जो हमारी ड्यूरेबल कमोडिटी है, किसी स्टाइल का कोई इन्वेस्टमेंट है, तो उसको हम आई के नाम से डिनोटेट करते हैं। देयरफॉर ए बी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। वहाँ सी प्लस एस को लिया गया था, यहाँ सी प्लस आई को लिया गया है। तो एडी जो शेड्यूल्स होती है उसमें सी प्लस आई आती है। किन्स के अकॉर्डिंग जो नेशनल इनकम होती है शॉर्ट टर्म के अंदर, उसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, तो आई का जो कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन में ही रहता है एडी जब हम शेड्यूल बनाते हैं उस वक्त। और कंजम्पशन जो होता है वो चेंज होता रहता है कंट्री के अंतर्गत। तो कंजम्पशन ही जो है वो मेजर डिटर्मिनेंट होता है नेशनल इनकम को डिफाइन करने के लिए। तो नेशनल इनकम में जो भी चेंजेस आते हैं वो सी के बिहाफ पर आते हैं। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई है। ए आपका एक कांस्टेंट है रिप्रेजेंटेटिंग कंजम्पशंस व्हेन इनकम इज ज़ीरो। ए जो है वो कांस्टेंट है जब हमारी कुछ भी इनकम नहीं होती है, हम पास्ट सेविंग को कंज्यूम करते हैं, तो ये जो होता है वो कांस्टेंट रहता है ए। बी जो होता है वो प्रपोर्शंस ऑफ इनकम ऑफ कंजम्पशंस, कि हम हमारी इनकम का कितना प्रपोर्शंस जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो इट इज़ कैलकुलेट बाय चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। हमारे कंजम्पशन में जो चेंजेस होते हैं, इनकम में चेंजेस के बिहाफ पे कंजम्पशन में जो चेंजेस होते हैं, इट इज़ नॉन एज बी, उसको हम बी के नाम से जानते हैं। बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कंजम्पशंस ऑफ इक्वेशन ए डी वी गेट। अगर हम अब इसमें जो है कंजम्पशन की वैल्यू को पुटअप कर देते हैं तो ए डी को इस स्टाइल से लिया जाता है। ए डी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई प्लस ए। तो अगर हम एक शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं, सपोज कीजिए इन्वेस्टमेंट जो है कंट्री में वो 50 मिलियन का है, तो सी इज इक्वल टू ए आपका कांस्टेंट था 50 का, और ये है आपका फार्मूला। ए की वैल्यू जो है वो 50 है और बी वाई जो है वो आपका 5% है चेंज जो, तो जो आप नेशनल इनकम का जो भी 5% पार्ट होता है वो करते हो आपकी इनकम का, तो ये वो है और वाई है। अब आपको अगर निकालना है तो ए डी इज इक्वल टू ये फार्मूला पुटअप करेंगे। इन ए जो है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है, बी वाई की वैल्यू भी दी हुई है, इनकम जो है आपको 50 मिलियंस दी है, तो ए डी इज इक्वल टू इस स्टाइल से जो है इस ग्राफ के थ्रू निकल करके आएगा। ये आपके डिफरेंट टाइप्स जो है वो डिफरेंट टर्म में जो आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है उसकी कंडीशन है। तो सबसे फर्स्ट टेबल फर्स्ट है, तो द कॉलम ऑफ इनकम रिप्रेजेंट द एग्रीगेट सप्लाई, और द कॉलम जो है वो एग्रीगेट डिमांड को करता है, और एग्रीगेट डिमांड का मतलब रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर को होता है। तो कैन बी नोटिस दैट 200 मिलियंस की जब हमारा इनकम लेवल था, एग्रीगेट सप्लाई थी, तो एग्रीगेट डिमांड आर इक्वल टू 200, कि जब हमारी इनकम जो थी, एग्रीगेट सप्लाई जो थी 200 की थी, तो उसी वक्त हमारी एग्रीगेट डिमांड भी जो थी वो 200 के इक्वल थी। तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है एक इकोनॉमी में, टू सेक्टर इकोनॉमी में, इस स्टाइल से यहाँ इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब ये एक ग्राफ आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो आपको शो कर रही है कि नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन हो रहा है टू सेक्टर्स की जो इकोनॉमी है उसमें किस स्टाइल से होता है। तो यहाँ आप देखिए आई जो है वो आपके पैरेलल है ओ एक्स एक्सिस के, एक हॉरिजेंटल फॉर्म में है, कांस्टेंट है, इस वजह से इसका ग्राफ इस स्टाइल से है। सी का ग्राफ जो है ये बता रहा है कि सी जो होता है जैसे जैसे नेशनल इनकम होती है वो बढ़ता जाता है, और ये सी प्लस आई को शो कर रहा है। इट मीन्स दिस इज़ ए डी, ये आपका ए डी है, और दिस इज़ ए एस, ये सी प्लस एस को जो है वो डिनोटेट कर रहा है कि आपका कंजम्पशन और ये आपकी सेविंग। तो सेविंग जो है इसमें ग्रेटर है कंपैरिजन देन ए डी के इस ग्राफ के थ्रू।
तो ये जो है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जहाँ AD इक्वल टू AS है। तो 200 की जो नेशनल इनकम है वो हमारी जो है वो बेस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए है। तो एज शेड्यूल में ये एज्यूम किया गया है कि टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स आर इक्वल है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है एज शेड्यूल की और AD शेड्यूल की प्रिपेयर की गई है और उसके अकॉर्डिंग इस ग्राफ को जो है वो आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। अब जो पॉइंट E है वो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर 200 रुपीज़ जो है वो दोनों इक्वल है। नेक्स्ट पे होता है E रिप्रेजेंट दैट AS इज़ ग्रेटर देन AD। E पॉइंट पर जो होता है वो आफ्टर E के बाद जो है वो सिचुएशन क्या हो रही है वो देखिए। AS जो वो ग्रेटर हो जाता है कंपैरिजन देन AD के। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रोडक्ट होता है सर्विसेज की उनकी आर कॉस्टिंग मोर देन 200 बिलियन, देयरफॉर हाउस होल्ड आर नॉट विलिंग टू परचेज। इस कंडीशन में ये होगा कि जो प्राइस होंगे, जो कॉस्ट होगी वो हाई होगी, इसलिए कंट्री का जो कंज्यूमर है एटलीस्ट उनको बाय नहीं करेगा। देयरफॉर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर एक्सीड देयर डिमांड। इस वजह से कंट्री में सप्लाई जो है वो हाई हो जाएगी कंपेरिजन जो है डिमांड के। तो बिजनेस वुड पाइल्ड अनसॉल्ड स्टॉक। तो बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर के पास जो है वो अनसॉल्ड जो है वो स्टॉक प्रिपेयर हो जाएगा क्योंकि कंट्री में उनके डिमांड ही नहीं है। सप्लाई हाई है और AD लोअर है, कंट्री में डिमांड नहीं है, प्राइस हाई है, हाउस होल्ड्स लो है जो उसको परचेज नहीं कर रहे हैं। तो एक अनसोल्ड जो कमोडिटी है एटलीस्ट उसका स्टॉक जो है वो कंट्री में हाई हो जाता है। व्हेन द इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई एट 300, जब एग्रीगेट सप्लाई जो है हमारी 300 हो जाती है और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट जो है वो 250 रहते हैं विच इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, तो हमारी AD जो है वो AS से कम है। अब E के जो आगे वाले पॉइंट में देखते हैं तो AD एंड जो है शेड्यूल्स, वहाँ हमारी AD जो है वो ज़्यादा है कंपेरिजन देन AS के। इन सच केस द प्रोडक्शन बाय बिजनेस इज़ लेस देन द डिमांड। इस सिचुएशन में जहाँ पर AD ग्रेटर है AS के, तो ऐसी सिचुएशन में बिजनेसमैन जो है वो लेस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या करेगा, देयरफॉर द बिजनेस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो अब प्रोड्यूसर इसमें क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं और सेवाएं जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। और व्हेन द इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इज़ 100 देन एग्रीगेट डिमांड इज़ 150। तो यहाँ सप्लाई लोअर हो गई और डिमांड हायर हो गई विच इज़ मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ जो डिमांड है वो हायर है कंपेरेटिवली देन द एग्रीगेट सप्लाई की। द इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ द नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन एज फॉलोज, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, इट मीन्स C प्लस I इज इक्वल टू C प्लस S भी, तो C कॉमन है दोनों में तो I इक्वल टू S हो जाता है। तो नेशनल इनकम जो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बिहाफ पे डिटर्मिनेट की जाती है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो 2 मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जो है ये मेथड जो एक्सप्लेन किया गया है उसको हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के नाम से भी इसको जानते हैं। Expenditure approach refer to the method which aggregate demand and aggregate supply schedules are used for the determination of national income। इस मेथड को इसके लिए काम में लिया जाता है। प्लस I इज इक्वल टू वाई होता है, Y इज इक्वल टू C प्लस I भी जो है वो हो सकता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो है C इज इक्वल टू A प्लस BY होता है। A और B क्या होता है ये आपको बता दिया गया है, उनकी वैल्यू पुटअप करना सिखा दिया है। Y इज इक्वल टू A प्लस BY होता है और ये आपको डिफरेंट टाइप्स के जो है वो फार्मूलेज जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अप्रोच, एज्यूम कर लीजिए कि C इज इक्वल टू दिस फार्मूले को अप्लाई करना है, I इज इक्वल टू 150 है। तो सच केस Y इज इक्वल टू C प्लस I। C जो है हमारा, तो C की पूरी वैल्यू को पुटअप कर देंगे और I की जगह हम पूरी की पूरी 150 की जो वैल्यू है उसको पुटअप कर देंगे। फिर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस स्टाइल से नेशनल इनकम की जो कैलकुलेशन आएगी हमारे पास वो निकल करके आएगी 700 रुपीज़ जो है वो कंट्री में नेशनल इनकम है।
देयरफॉर द नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम इन केस 700 रुपीज़। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो इस स्टाइल से होगी। ये हमारा आई रहेगा, ये सी रहेगा, ये सी प्लस आई रहेगा और ये कंडीशन सी प्लस जो है वो एस की रहेगी। तो ये शेड्यूल्स जो है इसमें सी प्लस आई और सी प्लस आई के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं 700 रुपीज़ जो है वो हमारी नेशनल इनकम होगी 2 सेक्टर्स इकोनॉमिक में। और इसमें अगर इफ़ देयर इज़ एनी टाइप ऑफ इंक्रीज़ और डिक्रीज़, अगर किसी भी स्टाइल का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाता है तो नेशनल इनकम में जो है वो चेंजेस हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट थ्योरी। प्लीज़ लाइक एंड